नमस्कार, हमारा नाम संजीव छे। हमें खगड़िया जिला से आयल छियै। यहाँ करीब 17-18 साल से हमें बिहार में काम कर रहल छियै। मेन विषय छुआछूत के खिलाफ हमारा अभियान छे। 2005 में एक ग्रामीण भोज में निमंत्रण भेल है अपन रिश्तेदार के यहाँ। उसी के कारण हम खगड़िया आना हुआ और सवर्ण जाति के भोज रहे। सवर्ण जाति के भोज में मिठाई के भोज रहे। हमारे लगी सब चीज नया रहे, चूंकि दिल्ली के जिंदगी, मेट्रो के लाइफ एक अलग लाइफ हो छे। ग्रामीण लाइफ भी हमारे लगी पहला बार रहे जब अलिए यहाँ। तो भोज में पूस के रात रहे, 2004 के महीना रहे, दिसंबर के। वहां देख लिए रात में एना तो दिन से ही खाना पीना शुरू हो गया रहे, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश हो छे पंगत में बैठाए के, तो रात में ही हो रहा था। उसी में करीब 10-11 बजल हुए थे, तो सामने कुछ गड्ढा रहे और जो लोग खाते थे तो पत्तल जो उठवे रहती सब लोग, तो पत्थर उठाए के गड्ढा में जाके डंप करे रहती। वहां पे करीब 10-12 लोग बैठल रहती, ऐसा लोग जो कंबल ओढ़ के डोलची उलची जो सूप के डलिया हो छे उ लेके वहां रखले रहती। उस समय कभी कभी सिगरेट पिए के वो आदत रहे, तो साइड में हमू चल गए तनी सिगरेट पिए लगी। तो देख लिए कि वहां गड्ढा में कुछ लोग बैठ के जो पत्तल भोज वाला उठाए के जो जूठा पत्तल लोग वहां फेंके रहती ना, ओकरा में से उठाए के लोग अपन डोलची में रखे रहती हैं। तब तक मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो कौन है। उनको पूछा कि भाई आप ये क्यों उठाते हैं, तो बोला ये मेरा प्रथा है, ये मेरा अधिकार है, मेरा प्रथा है। तो बहुत अजब सा लगा कि भाई एक जूठा उठाना अधिकार बोल रहे आदमी, तो ये आदमी कौन है मतलब। फिर मैं थोड़ा सा आया और मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आपका डेरा कहाँ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ ब्लॉक कैंपस में और खुले आसमान के नीचे। मैं मॉर्निंग में मेरे दिमाग में कुछ चलने लगा कि भाई ये कौन से लोग हैं, कैसे जूठा खा रहे हैं। फिर भी मैं सुबह में बाइक उठाया और मैं उनके पास चला गया। बिहार का एक जिला है खगड़िया और वहाँ एक ब्लॉक है परबत्ता, तो मैं वहीं पे था। ब्लॉक कैंपस में ही वो 20-25 परिवार थे जो ईटा का चूल्हा बना के और स्टेप बाय स्टेप बैठे हुए थे वो लोग। और सूप बनाने का बेसिकली इनका जो काम होता है, ये सूप बनाने करते हैं काम। तो रात वाले व्यक्ति को मैं पहचाना था, मैं वहां गया और उनके पास जाके मैं बैठा। तो उनको लगा कि शायद मैं सूप लेने आया हूँ, मुझे वो पहचाने नहीं थे कि आप कौन हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई हम वही हैं जो रात में आपको मिले थे। तो उनको लगा अच्छा आप उनके कुटुंब हैं। तो हाँ, तो जब मैं बैठा पालथी मार के, तो छोटा सा जिसमें हम लोग चावल बनाते हैं तसला में, उसमें वो रात वाला खाना था, जलेबी पूरी वगैरह जो भी था। उसमें एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा और 2 हमारे डोम परिवार का बच्चा, तीनों इकट्ठे खा रहा था। मतलब कुत्ता का बच्चा भी मुंह डाल के वो पूरी जलेबी निकाले और ये दोनों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, ये दोनों भी उससे निकाल के खा रहे थे। वो दृश्य मेरे जीवन को, मतलब उस समय मेरे शरीर में एक ऐसा भूचाल सा लाया कि भाई ये कौन लोग हैं, और मेरी तरह दिखने वाले, थोड़े गोरे थोड़े काले होंगे। लेकिन हम लोग जब डिस्को में जाते हैं, घुंघरू में या ताज में, तो 100 रुपये का बिस्लेरी लेना पड़ता है। 5,000 रुपये का एंट्री है, कपल एंट्री के लिए किसी को गर्लफ्रेंड को ढूंढना पड़ता है। और ये आदमी सुबह की शुरुआत किसी दूसरे की जूठन से कर रहा है। एक ही देश में एक जैसा लोग, और ये इतना अप्स डाउन कैसा। तो उनको मैंने बताया कि मुझे सूप नहीं लेना है, मैं तो आपको मिलने आया हूँ। 1-2 दिन के बाद मैं बैक टू पवेलियन दिल्ली चला गया। फिर मैं अपनी दिनचर्या में कैटवॉक में, रैंप में चलने लगा। लेकिन जब मैं वॉक करता था ना, तो मेरे पैर डगमगाने लगे, क्योंकि मेरा सेंस वहां पे जा रहा था कि मैं तो यहाँ पे पूरे मेकअप के साथ, बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे हैं, कभी बब्बू मान है, कभी मनप्रीत बरार है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन वो आदमी पूस की रात में आज भी किसी न किसी की भोज में जाके जूठा भोजन उठा रहा होगा। धीरे धीरे दिमाग में ये चलता रहा और वो यादें और मजबूत होती रही और मेरी खिंचाव उधर होने लगा। मैं इवेंट्स छोड़ने लगा, घर में मायूस सा रहता था। करीब 6 महीना मैं इसी तरह चला। फिर मुझे घर में बात करना पड़ा कि डोम क्या होता है। ये बिहार में एक जाति है, बिहार नहीं करीब करीब पूरे देश में ये जाति है। कहीं डोम है, कहीं डुम्बा, अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। कहीं लोग इनको चंडाल भी कहते हैं, क्योंकि इनका मेन काम लाश जलाने का भी होता है। शमशान घाट में इनकी ये रहते हैं और शमशान घाट पे इनका जो क्रियाक्रम करने का काम है, लाश जलाने का, ये भी इनका बेसिकली काम होता है। तो कहीं पे लोग इनको चंडाल भी कहते हैं। तो जब मैंने घर में पूछा अपने पापा को कि डोम क्या होता है, तो उनको लगा भी इतना जिज्ञासा क्यों हो रही है,
चूंकि वो ग्रामीण परिवेश से दिल्ली गए थे तो उन्होंने डोम का पूरा विस्तार बताया कि उनका गांव होता है, सब चीज होता है। तो मैंने बोला कि मैं बिहार जाऊंगा और मैं उनके लिए काम करूंगा, उनके साथ जो ये दुर्दशा है मैं उसके लिए लड़ूंगा। सबके लिए एक मजाक था और उस समय बिहार की स्थिति अच्छी नहीं थी, लोग आने से डरते थे। यहाँ पे बिहार से पलायन करते हैं दिल्ली मुंबई के लिए। मैं दिल्ली से बिहार आने की बात सोच रहा था तो घर में एक अलग सा माहौल हो गया। 6 महीना मुझे अपने स्टेट से, यानी स्टेट माँ बाप होते हैं, भाई बड़े भाई, उनसे मुझे लड़ना पड़ा और लड़ते लड़ते अंत में मैं भाग के चला आया। मेरे पास कुछ नहीं था, 3-4 कपड़े, 300-500 रुपये घर से लिया और चलाया। सुल्तानगंज उतरा, नाव टपके अगवानी हमारा बॉर्डर है परवत्ता का, वहां आए। टमटम चलता था, टमटम से भी मैं फिर परवत्ता आया। जिन रिश्तेदार के घर में भोज था मैं पहले वहीं गया, वहां अपना बोरिया बिस्तर डाला और अगले दिन मैं उसी ब्लॉक कैंपस में चला गया जहां पे 20-25 परिवार, डोम परिवार जो रहते थे वहां पे। चूंकि अब 1 साल हो गया था तो मुझे पहचान नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको याद दिलाया तो धीरे धीरे उनका पहचान हुआ। करीब 30-35 बच्चे उनके पास थे तो मैं उन बच्चों में रोज खेलने लगा जाके। 2-3 दिन के बाद मुझे लगा कि मैं इनको कुछ पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनके साथ जो अभिशाप है, इनके साथ जो इतना कठिनाई हो, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी के कारण इनके साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन वो मुझे अपने साथ बैठने नहीं दे रहे थे क्योंकि उनका विश्वास मेरे प्रति था नहीं, मुझे वो जान नहीं रहे थे। और जब आप उनको भोज में मिले थे तो आपने बताया कि वो मेरे कुटुंब है, तो उनको पता है कि आप उसी समुदाय से हैं, तो वो आपसे ऐसे भी परहेज कर रहे थे। तो मुझे हफ्ता 10 दिन लगा उनके बीच में दोस्ती करने में, उनके बच्चों के साथ खेलने में, सब चीज में। तो मैं उन्हीं के बीच में, वो आम के पेड़ होते थे, मैं वहीं बैठ के उनको कुछ कुछ पढ़ाया करता। तो जो ब्लॉक में वीडियो थे वो रोज मुझे देखते थे। मैं उस समय और भी खूबसूरत था, थोड़ा स्लिम भी था, क्योंकि रैम्प छोड़ा था, 30 की कमर थी, अभी तो 36 हूँ। तो उस समय थोड़ा देखने भी लोगों को लगता था कि भाई ये एक अलग किस्म का आदमी है यहाँ पे। और टिपिकल हरियाणी और जो दिल्ली का जो भाषा होता वो मेरे जबान पे रहता था। तो वो वीडियो ने मुझे बुलाया कि भाई कौन हो आप? तो मैंने कहा मेरा नाम संजीव है। तो मैं क्या कर, मतलब ये आप क्यों आते हैं, कोई एनजीओ है, कोई ऐसा? नहीं। मैंने कहा मेरा कोई एनजीओ नहीं, मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने बताया कि ये चीज देखा मैंने। तो वो बिहार के ही थे, बिहार शरीफ के रहने वाले। और तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे सवर्ण जाति के लोग हैं, आप भी उसी कम्युनिटी से हैं, और जो हजारों सालों से एक मिथक चला रहा है कि हमको किसी को अपने गुलाम रखना है, किसी को अपने अंडर में रखना है, तो उस जो कल्चर रेवोल्यूशन उसको आप कैसे तोड़ लीजिए, कैसे कर लीजिएगा? तो बोले ठीक है, मैं आपको एक रूम देता हूँ। लोहिया भवन ब्लॉक कैंपस में ही बना हुआ था, 2 कमरे का, टॉयलेट बाथरूम। बोले आप इनमें बच्चों को पढ़ा सकते हो, मैं आपको देता हूँ। मुझे लगा कि मुझे एक मंजिल मिला, एक जगह मिल गया पढ़ाने का। मैंने 3500 बच्चों को उठाया। अगले दिन एक पैकेट लिया लेमन जूस का, बच्चों को लिया और लोहिया भवन में गया। तो ये बच्चे नहाते नहीं थे, क्योंकि इनकी दुनिया एक अलग थी, न घर था। उसी ब्लॉक कैंपस में रात में सो जाना छज्जे के नीचे में, और पूरे दिन बाहर में खेलना कूदना, जो भी आवारागर्दी है, मटरगश्ती बच्चों का होता है। मैंने सबके, पहले छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने सबके कपड़े खुलवाया। हैंडपंप था, खुद पानी भर के सबके कपड़े धोए मैंने पहले डिटॉल लाके, और उसको वहीं सुखाया। तब तक बच्चों को खिलाते कूदते, फिर बच्चे आधा सूखा आधा भीगा कपड़ा सबको पहनाया। और मैंने पहले दिन उनकी पढ़ाई शुरू की, क्योंकि चॉकलेट देना था, टॉफी खाना था बच्चों को, तो उनको था कि भाई भैया टॉफी दे रहे हैं। तो वो ब्लॉक में, चूंकि ब्लॉक कैंपस था, सारे स्टाफ थे वहां पे, सबने मुझे देखना शुरू किया कि ये कोई सनकी आ गया। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे कंधे पे चढ़े हुए थे। भाई डोम के बच्चे आपके कंधे पे चढ़ रहे हैं तो लोगों को अजूबा सा लगता था। मेरी वो पहले दिन की दोस्ती थी उनके साथ। उनके माँ बाप से उतनी दोस्ती नहीं हुई थी, लेकिन बच्चों से मेरी दोस्ती धीरे धीरे। अब क्या हुआ कि 3-4 दिन के बाद बच्चे मुझे ढूंढना शुरू कर दिए कि आप लेट क्यों आते हैं भैया, आप जल्दी क्यों नहीं आते हैं। उनके अंदर पढ़ने की जो एक जिज्ञासा थी ना, पढ़ने की जो एक कहते हैं ना, मतलब अंदर से उनके अंदर जो हिलकोर मारा था, जो जीवन में कभी उन्होंने शिक्षा नहीं देखा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो उनको पढ़ाई के बारे में बात करे, तो उनको लगा कि मेरे लिए कोई आया है, चाहे खेलने कूदने के माध्यम से, लेकिन कोई आया है। मेरा सिलसिला वहां से चालू हुआ उनके बच्चों को पढ़ाने का। इसी दरमियान में उनमें से एक की माँ बगल वाले चापाकल पे नहा रही थी और ओपन था, तो उनको ये नहीं मालूम था कि मुझे कोई देख रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में शर्म लाज और वो चीज तो मतलब भूल चुके थे, क्योंकि वही अछूत हैं आप समाज में। मैंने खिड़की में देखा कि खिड़कियों से लोग उसको देख रहे हैं। मैंने देखा अच्छा वहां कोई नहा रहा है। मैंने बच्चों को बोला कि चलो चलते हैं। मैंने उनकी साड़ी को लिया और चारों तरफ से घेरा लगा दिया। तो बोली सर जी की करे छो? हाँ, कल के हमें तोरा घेरा लगा रहे छो, तो नहा लो, तो हमारे बहन जैसन छो, तोर इज्जत हमारी इज्जत से, तो नहाबो एकरा में। हाँ, वो नहा ली। फिर मैंने उनके पूरे परिवार को बैठाया। मैंने कहा ये मेरी माँ बहन की तरह है, इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। ये अगर खुले में नहाती है तो लोग देखता, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो चूंकि उनको उनके पास बांस के वो कारीगर हैं, तो हमने कहा कि बांस का चूरवा बनाओ, बांस को चूर के और उसका एक
चारदीवारी हमने बनवाया और जो हैंडपंप था उसके चारों तरफ हमने उसको बाउंड्री वॉल करवा दिया। मैंने कहा अब कल से आप इसके अंदर में नहाओगे। उस परिवार से मेरी जो एडल्ट परिवार थे, माँ बाप थे, उनसे मेरी पहली दोस्ती थी। ये उनको लगा कि ये दूसरे जाति का होके और हमारी इज्जत की बात कर रहा है, हमारे मान सम्मान की बात कर रहा है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने अपने दिल में मुझे जगह दिया कि नहीं, ये हमारे लिए आया है। ये जो सिलसिला चालू हुआ ना, तो जिनके घर में मैं रहने गया था, लोकल लोग उनको जाके बोले कि आप इनको यहाँ से भगाओ, ये तो पूरे सिस्टम को बिगाड़ने आए हैं, यहाँ के पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर देगा ये लड़का। तो उन्होंने मेरी सिस्टर को बोला कि इनको बोलो दिल्ली जाने के लिए। तो बोली तुम्हारा और कोई काम धाम नहीं है, तुम यहाँ चले आए हो, जाओ वापस अपना। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सब चीज छोड़ के आ गया हूँ, अब जाऊंगा नहीं दिल्ली। मैं फिर अपने घर वापस गया जहां मेरा पैतृक निवास था और मैं वहां रहना शुरू किया। लेकिन वहां भी वो पूरा सवर्णों का गांव है, बिहार में एक जाति है भूमियार जाति कहते हैं, पूरा गांव उसी का है। वहां पे लोगों को दिक्कत होने लगा, क्योंकि आप वहां से रोज जा रहे हैं और सबको पता है कि आप डोम के लिए काम कर रहे हैं, डोम को जूठा उठाने के लिए मना कर रहे हैं। इसी दरमियान हमारा एक इकलौता चचेरा भाई था, उसको लोगों ने जहर दे दिया और उसकी डेथ हो गई। उसका इल्जाम लोगों ने मेरे ऊपर लगा दिया ताकि मैं यहां से वापस दिल्ली चला जाऊं। फिर मेरे घर के सारे लोग आए, दाह संस्कार किया गया। तब सबने बोला कि हो गया अब समाज सेवा। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो जाना नहीं है। अब तो मेरी माँ बहुत स्ट्रांग है, तो माँ बोली कि ठीक है, रहना है तो गांव छोड़ दो, कहीं किराए पर रहो लेकिन काम करो। मुझे पर्वता में किराए पे मकान नहीं मिल रहा था थ्रू आउट, क्योंकि आपकी दोस्ती डोम के साथ है, दूसरे दलित परिवार के साथ है। तो उसी में एक ईवीसी परिवार ने मुझे, वीडियो ने ही बोला कि झूठ बोलना पड़ेगा कि आप दिल्ली से आए हैं और नौकरी करते हैं। तो झूठ बोल के एक छोटी सी मकान, वो भी बहुत पुरानी खपरे की मकान थी, कोई फर्श नहीं, कोई सब चीज टूटा हुआ था, बिना लाइट का मुझे मिल गया 2006 के शुरुआत में। मैं वहां रहने लगा और उसके बाद फिर हमने, चूंकि हम पहले सिर्फ 30-35 लोगों को पकड़े थे, फिर मुझे लगा कि नहीं, हमें इसको विस्तार करना होगा और एक संगठन का निर्माण करना होगा ताकि हम इनको एक दूसरे के जोड़ें। और चूंकि एक जगह की समस्या नहीं है, और जब हम इनके अंदर में गए तो सिर्फ जूठा खाने की समस्या नहीं थी, वो मैला उठाने की समस्या थी। फिर मुझे लगा कि मैं इनको बोल रहा हूं कि आप इनको गले लगा लो, ये कह रहा है कि नहीं, हजारों साल से मैं नहीं लगाया तो मैं कैसे लगाऊंगा। तो मुझे लगा मैं इनको अगर समझाऊंगा तो मेरा समय वेस्ट होगा, और इनको छोड़ दो, इनको इस तरह से तैयार करो कि इनके लेवल पे आ जाए। उनके अंदर खामियां, जो समाज उनको खामियां देख रहा था, जूठा उठाने का सिस्टम, क्यों जूठा खाते हैं, आपका मैला उठाते हैं, मरा जानवर खींचते हैं, तो सारी खामियां इनके पास थी। उनको लग रहा था ये खामियां हैं, इनको लग रहा था कि ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा जो उपार्जन इसी से चलता है। अगर हम मरा जानवर उठा लेते हैं, लाश जलाते हैं, या फिर हम मैला उठाते हैं, सब में हमको मेरा वे ऑफ इनकम निकल रहा, सोर्सेस ऑफ मनी उसी में बैठा हुआ है। बहुत मुश्किल था कि आप इनको कैसे छुड़वाएंगे, क्योंकि उनमें सबसे अर्थ जुड़ा हुआ था और समाज को उससे फायदा था। क्योंकि अगर आपके घर के सामने कोई जानवर मर गया तो कौन खींचने आएगा, तो वो लेके आएगा। लाश जलाना है तो जब तक डोम नहीं मुक्ति देगा तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगा, जब तक अग्नि नहीं देता हमारा डोम। तो फिर हमने गाँव जाना शुरू किया और करीब पर्वता में 40 रेवेन्यू विलेज था उस समय। तो हम 40 गाँव में, और जहां जहां हमारे डोम परिवार रहते थे, हम वहां पे जाना शुरू किए और फिर एक संगठन का निर्माण किए, बहिष्कृत हितकारी संगठन। यानी कि जो समाज से जिसका बहिष्कार कर दिया गया है वो हमारा परिवार का हिस्सा है और हम उसके लिए काम करेंगे। तो फिर हमने इनका ग्रामीण पंचायत करवाया, यानी कि वार्ड से लेके प्रमुख तक हम लोगों ने इनका चुनाव करवाया। और चुनाव करने के बाद हमारा एक ही मोटो था कि आप ये जो दो तीन चीज है, एक तो जूठा खाना और जो मैला उठाने वाला सिस्टम, इसको हम लोग को छोड़ना होगा, तभी हम समाज में थोड़ा सा अपर आ सकते हैं। जब संगठन में हम लोगों ने प्रमुख का चुनाव किया, मुखिया का चुनाव किया, वार्ड का चुनाव किया, तो इनको लगा कि अब एक ड्रेस बदलाव हुआ। जो पहले कपड़ा पहनते थे, जब चुनाव हुआ तो ये धोती कुर्ता पहन के आने लगे। मतलब इनके अंदर एक बदलाव होने लगा कि अब मुझे लोग प्रमुख कह रहे हैं, मुझे लोग मुखिया कह रहे हैं, मुझे लोग अब वार्ड सदस्य के नाम से पुकार रहे हैं। तो इनको लगा कि अब मैं भी इंसान की कैटेगरी में आने लगा हूं। फिर इन लोगों ने ही अपना मुखिया, जो हमारे मुखिया बने थे और जो प्रमुख बने थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें जूठा नहीं उठाना है। अगर हमें कोई भोज में निमंत्रण देगा और पंगत में खिलाएगा तो हम खाएंगे। ये जो डिसीजन था ना, उस इलाके के लिए भूचाल था। एक बहुत बड़ा, कहते हैं, बम विस्फोट हुआ वहां पे, क्योंकि जो हजारों साल से एक मतलब कहते हैं एक गुलाम वाली जो प्रथा थी कि हमारे भोज में डोम आएगा और जूठा उठा के नहीं ले जाएगा, तो ये मिथक को हम लोगों ने तोड़ने की कोशिश की और इसमें कामयाब रहे। जब इन्होंने बोला कि हम आपका जूठा नहीं उठाएंगे और मैला नहीं उठाएंगे। इसी बीच में गंगा नदी है हमारे पास, सुल्तानगंज और अगवानी के बीच में गंगा नदी है। वहां पे डोम परिवार को ओरिजिनल में नहाने का अधिकार नहीं था और गंगा नदी से छोटा सा एक सब्स्टिट्यूट नदी था, उसमें ये लोग नहाते थे।
तो लगा कि भाई जब हम लाश वहां जलाते हैं तो फिर नहाएंगे क्यों नहीं। तो हम लोगों ने बोला कि चलो फिर हम लोग सारे डोम परिवार एक ही साथ गंगा में स्नान करेंगे। हमने एक कल्चर रेवोल्यूशन का पहला कार्यक्रम किया कलश यात्रा के नाम पे, और अगवानी गंगा से परवत्ता 9 किलोमीटर है। तो उस पूरे रोड में सवर्णों का गांव है। कलश यात्रा के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि डर लग रहा था कि लोग रास्ते में परेशान करेंगे। 75 महिलाओं ने, बहुत समझाने के बाद 75 महिलाओं ने कलश भरने का बीड़ा उठाया और ढोल बाजे के साथ हम लोग पहली बार, तो जिला के जो डीएम थे हमने उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए। तो वो आए। उस समय मैंग वड़वड़े डीएम थे उस समय, तो 150 की संख्या में हम लोग आए। तो हम लोगों ने वो एक यात्रा किया, यात्रा सफल हुआ। 2 दिन का हमने कार्यक्रम किया और हमने डिसाइड किया कि हम हर साल ये काम करेंगे, एक 2 दिन खुशियों का मेला लगाएंगे, क्योंकि हम जीवन भर आपकी सेवा कर रहे हैं। कोई मेला उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर जब हमने इसको मना कर दिया कि हम मेला नहीं उठाएंगे आपका, हम आपका टॉयलेट नहीं साफ करेंगे, हम आपका मरा जानवर नहीं खींचेंगे, जूठा भी नहीं उठाएंगे। हाँ, आप बराबर मुझे इज्जत दोगे तो वी आर सर्विस प्रोवाइडर, हम सर्विस देंगे आपको, उसके बदले में आप मुझे पैसा दोगे और इज्जत दोगे, सही पे पानी दोगे, हमको छूने से तो अछूत नहीं कहलाओगे या हमको अछूत की गाली नहीं दोगे तो हम आपके साथ खड़े। लेकिन वो इस देश में नहीं होने वाला, क्योंकि अनटचेबिलिटी यहां बसा हुआ लोगों के। हम बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखे हैं, बुरा नहीं मानने वाली बात है कि लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। छुआछूत खत्म हो गया, सरकार की बहुत सारी योजनाएं है छुआछूत खत्म करने की, लेकिन कहीं नहीं। आप ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जाएंगे तो अभी भी डोम को छूने से लोग भागते हैं। जो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है ठीक है, चेहरे पे नहीं लिखा कि मैं भूमियार हूं, मैं राजपूत हूं, मैं डोम हूं, लेकिन जैसे ही आप गांव में जाएंगे तो मालूम है कि फल्लामा का बेटा डोम है। फिर हम लोग टमटम, हमारा तांगा होता था उस समय, किराए पे लेते थे 10-20 रुपया। मुझे घर से थोड़े बहुत पैसे आते थे, अभी भी बहुत थोड़े बहुत पैसे आते हैं, तो मैं उस पर ही खर्च करता हूँ। तो हम तांगे पे 15-20 कार्यकर्ता मिलते थे और गांव जाते थे। गांव वाले हंसते थे कि डोम के साथ एक मैं था, बाकी हमारे डोम परिवार, अरे वो आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया, ऐसे करके। दूसरी यातनाओं का दौर शुरू हुआ कि लोग दारू पीते थे, मेरे सामने नेकेट हो जाते थे पेनिस निकाल के और मुझे गालियां देते थे कि मैं इनको छोड़ दूं। हाँ, मैं उस समय हंसता था और रात में रोता था कि मैंने क्या कौन सा अपराध किया जो मैं दिल्ली से यहाँ आया, और मेरी गलती क्या, मैं एक इंसान को इंसान का दर्जा दे रहा हूँ, जो वर्षों से मनुष्य होकर मनुष्य का दर्जा जिसको नहीं मिला, वो मैं सिर्फ उसको मनुष्य का दर्जा देने की बात कर रहा हूं, और तो मेरा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये लोग मुझे गालियां देते हैं और मेरे साथ बहुत तरह की बातें करते हैं। मैं बिल्कुल गांव से बाइकआउट कर दिया गया, और रिश्तेदार ये नहीं बोलते थे कि ये मेरा रिश्तेदार है क्योंकि आप डोम हो गए। 2007 में खगड़िया में बाढ़ आ गया और हमारे संगठन ने 3 महीना लगातार दूसरे समुदाय में जाके हमने चंदा कर करके छोटे कपड़े, साड़ी पुराना धो के, गेहूं मकई का सत्तू बना के लोगों में जाके बांटा। उस समय कुछ लोगों ने मुझे डोम कह के चिढ़ाना शुरू किया। ये जो संजीव डोम, कोई लोग प्यार से नहीं बोलता है, चिढ़ाने के लिए मुझे बोलता है। तो एक हमारे पत्रकार मित्र थे, हाथ मिलाए, बोले अब तो हमारा नावे पड़ते है। तो हम बोले किया तो तोरा छूट दे लियो। तो हम बोले कि हमें अछूत थोड़ी चाहिए। उन्होंने पहले दिन मुझे संजीव डोम लिख कह के मेरा न्यूज छापा और उसके बाद दूसरे अखबार वालों ने छापा। अब क्या है कि बिहार में आपको संजीव डोम के नाम से लोग जानता है। मुझे लगा चलो ये मेरे लिए पद्मश्री है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जिस व्यक्ति को लोग छूना नहीं चाहते हैं उसका सेहरा मेरे माथे पे, तो मैं बहुत गर्वान्वित हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ। और लोगों ने मोबाइल पे, जितने मेरे मित्र हैं, मैंने बोला ये संजीव मत सेव करना, लॉट ऑफ संजीव, लेकिन संजीव डोम एक ही है, आप इसको सेव कर सकते हो। हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब अभी प्योर राजनीतिकरण में चले गए हैं, लेकिन बाबा साहब अभी भी हैं और हम उनको मानते हैं कि अगर उनकी बात माने तो बाबा साहब रोल मॉडल हैं उस समाज के लिए। अगर बाबा साहब नहीं पढ़ते तो यहां तक नहीं आते। मुझे लगा कि बाबा साहब वाली पॉलिसी इनके अंदर में डालनी चाहिए, और फिर हमने उनको स्कूल तक जोड़ा। हमने एक अभियान चलाया, लौट चलो स्कूल की ओर। ब्राह्मण क्षेत्र में, फॉरवर्ड क्षेत्र में डोम बच्चे का एडमिशन नामुमकिन था। हमने एसपी को बोला कि हमारे बच्चों का एडमिशन करवा दो। एसपी अपने पूरे प्लाटून के साथ आए, डॉक्टर कमल किशोर थे, अभी आईजी हैं बिहार में। वो आए और बैठे, और ब्राह्मणों का गांव था, वहां पे डोम बच्चों का 25 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ। अब डेस्क टेबल तो है नहीं बिहार में, तो सब नीचे बस बैठते थे। दूसरे तीसरे दिन जो दूसरे समाज के बच्चे थे उनको भगाना शुरू किया, डोमा हट 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 हट। 25 में से 7 बच्चे रहे, बाकी बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। तो हमको लगा चलो पहली जीत तो है, 7 बच्चे तो हैं उसमें, वो 5वीं क्लास पढ़ेंगे, मेरे लिए बहुत है। पढ़ाई शुरू हुआ, साथ साथ में हमारा गांव का भ्रमण भी चलता रहा। फिर हमने डोम परिवार से जोड़ के चमार परिवार को देखा।
अब चमार जाति में क्या, तो डोम से नफरत कर रहे थे। एक बिहार में खासियत है ये भारत में कि जो भी जाति बड़ी है ना, वो अपने से नीची जाति के साथ अछूतपना करती है। आप कोई भी बड़ी जाति है, चाहे अपने ईबीसी ओबीसी में जो मजबूत जाति है ना, उसमें जो छोटी जाति उसके साथ वो लोग भेदभाव करता है। तो हमने पहले डोम और चमार की दोस्ती कराई, दोनों में एक दूसरे के साथ खाना पीना भोज करवाया। क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी तो हमने एक डोम के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करवाई, क्योंकि भाई खुद को भी बचना है ना। आपको लोग मारने की बात करते हैं, उठाने की बात करते हैं, तो आपको बचना है वहां पे। अगर आप ही मार खा जाओगे, जो आदमी आपके साथ है वो तो पहले ही भाग जाएगा। भाई हमारा सरजी मार खा गया तो वो कहां से आएंगे। और जब भी मैं गांव जाऊं ना, तो बाकी जो जात के लोग होते थे आके बोलते थे मेरे जाने के बाद कि कल से तो एकरा नहीं बैठे भी, हाँ अगर कल बैठा ली तो जान जाइए। तो जो हमारा डोम परिवार बहुत सीधा होता, बोला ठीक है मालिक, हमें इनका कल से नहीं बुले पे। हाँ, फिर मुझे बोलते भी थे, सर जी 2-4 दिन नहीं यो फलमा मारे लगी बोले छे। जब लगे कि जब मैं बहुत डर जाता था कि अब मेरी पिटाई हो जाएगी, तो मैं चुपचाप सुल्तानगंज जाऊं, विक्रमशिला पकड़ के दिल्ली भाग जाऊं। 1 हफ्ता 10 दिन घर में रहता था। इस बीच में यहाँ के लोग बहुत खुश होते थे कि भगाए दिलिए, वो भाग गया यहाँ से। हाँ, फिर मैं 1 हफ्ता वहां रह के फिर कुछ पैसे का जुगाड़ करके घर से पटा सटा के माँ पापा भाभी भाई को फिर कुछ पैसे लेके फिर मैं वापस चला आता था। जैसे ही मुझे लोग देखे तो कहते थे आई गेल हो, नहीं मान भो। नहीं भाई, मेरा काम ही है, मैं तो सब चीज छोड़ के आ गया, मुझे घर तो अब जाना ही नहीं है, तो आ गया यहाँ पे। फिर लोगों ने मेरी शादी कर दी 2009 में। घर वालों को लगा कि शादी होगा तो वापस वाइफ, प्यारी सी खूबसूरत सी वाइफ दे दी गई कि वो इसको पटा सटा के दिल्ली लेके चली जाएगी। लेकिन दिमाग में तो था कि मेरा पूरा जीवन अब इन्हीं के लिए समर्पित है। जो कोड है समाज में छुआछूत का, मैं इसको हटा के रहूंगा चाहे जैसे भी हो। ये किताबों में ही ठीक दिखता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ये नहीं आना चाहिए और किताबों में भी हटना चाहिए। आप एक ही चीज को हजारों साल से कितना पढ़ाओगे कि अछूत है अछूत है। भाई हमारे प्रेमचंद जी भी लिख के चले गए पूस की रात में, अब तो उसको बदलना चाहिए ना। सरकारें हर गांव में रोड बना रही है, तो फिर हम डोम कैसे रह जाएंगे हर गांव में। लेकिन आज भी डोम का घर गांव के बाहर में है, बस बिट्टे के पास होगा। जहां गंदगी होगा, गांव का सबसे आखिरी कोना होगा, वहां हमारा डोम का घर होगा और इज्जत से रहता है। सरकार की योजनाएं होती हैं एसटी एससी के लिए, 1000 करोड़ ये करोड़ कहते हैं ना, पूरे स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनाया जाता है सरकार का कि हम पूरे देश का जो बजट होता है उसका 16 कुछ पैसा इसके ऊपर खर्च करेंगे। लेकिन आज भी वही हाल है, ना उनका स्कूल है। स्कूल में अगर जाते भी हैं तो जो मास्टर है उनकी मानसिकता में है कि मैं दूसरे जाति से हूं, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको पढ़ा दूंगा तो ये आगे चला जाएगा, फिर मुझसे सवाल जवाब करेगा। ये इतनी सारी समस्याएं हैं इस देश में, इस राज्य में, कि आप इनको अगर कहोगे कि मैं छुआछूत के लिए काम कर रहा हूं तो लोग आपको गाली देंगे, कहेंगे कहीं भी छुआछूत नहीं है। क्योंकि वो पूरा वोट बैंकिंग है। दलित समाज पूरा वोट बैंकिंग के कब्जे में फंसा हुआ है और इससे इस चीज को निकालना, क्योंकि अब आप उनको समझा रहे हो तो कई नेता हमसे विरोध में चले गए, तो लगा कि नहीं मुझे मजबूत बनना होगा, एक जिले से नहीं होगा। तो फिर हमने वो जो कलश यात्रा किया ना, उसको सहरसा वाले को जोड़ा, भागलपुर से जोड़ा, ऐसे जोड़ा। अब 2 साल हमारे पास पैसा नहीं था, तीसरा साल जब हमने किया तो 25,000 लोगों की भीड़ थी और 1001 महिलाओं ने कलश भरा और दूसरे समुदाय के लोगों ने बोला कि हम आपको घोड़ा देंगे। आगे घोड़ा चला। बिहार सरकार के उस समय लाल बत्ती चलता था, ढेर सारे कैबिनेट मिनिस्टर, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इट, सब सारे चले आए। क्या है भाई, तुम्हारा कल्चर रेवोल्यूशन दिखता है। अब मुस्लिम परिवार आपके लिए कलश भर रहा है नारायणपुर भागलपुर से आके, ये कह रहा है कि नहीं मैं हिंदुत्व या धर्म को नहीं बोल रहा हूं, मैं संजीव के लिए कलश भर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए लड़ रहा है। क्योंकि वो पे गंगा कटाव पीड़ित लोग थे। क्योंकि जब हमने संगठन का विस्तार किया ना, तो हमने सबको जोड़ा। हमारा पहला डोम जब टोला सेवक बना तो हमारे लिए बहुत बड़ा जीत था। उसी समय नक्सल प्रॉब्लम भी खगड़िया में आ गया था और नक्सल में भी ये लोग चाह रहे थे कि हम दलित परिवार को अपने सदस्य बनाए। हम 40 गांव में हमारा संगठन था, परबत्ता एक ब्लॉक में 40 गांव में हमारा था, दूसरे जिला को छोड़ दीजिए। लेकिन ज्यादा फोकस हमारा खगड़िया और सुल्तानगंज रहता था। गांव में आप दिन में बैठक कर रहे हैं, रात में उनकी बैठक होती थी। अब वो जब बैठक करने आवे तो बच्चों से लेके महिलाओं के हाथ में हथियार दे दें कि हथियार से क्रांति होगा, खून से क्रांति होगा। और हम कहते थे कि नहीं, हम कलम से क्रांति करेंगे, हम शिक्षा से क्रांति करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मिथक था। उसी बीच में एक रात में वो लोग मुझे उठा के ले गए। मेरी तभी नई नई शादी हुई थी। पूरी रात मेरी कुटाई किया उन्होंने, हमारे संगठन में आ जाओ या फिर यहां से चले जाओ, क्योंकि आपके कारण हमारा संगठन नहीं बन रहा है। 3 बजे भोर में जब वो थक गए, फिर एक हमारा बगल वाला गांव था संगठन का, उसको मालूम चला तो सारे लोग चले आए कि हमारे सर को तुमने कैसे ये किया। तो फिर उन्होंने रात में मुझे वहां से छोड़ दिया और फिर मुझे लगा, फिर उन्होंने एक फरमान जारी होता है, मध्य बिहार जोनल कमेटी आता था इस दरभंगा, ये आपको बेगूसराय और बखरी वाले क्षेत्र में।
तो इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि इनकी हत्या कर दी जाए। यहाँ ये हो गया कि अब आपको खुद को जान बचाना है। तो लगा कि अब भाग के कहाँ जाएंगे, अगर हम भाग के भी जाते तो ऐसे लोग हैं कि कहीं भी जाके आपको मारेंगे, या तो आप इनके साथ चले जाओ या तो फिर आप नहीं रहो। कुछ लड़के हमारे दलित परिवार के संगठन में हथियार दस्ता में शामिल हो गए थे। उसी दौरान मैं उनके गांव में जाके रोज डिबेट होता था, हमारा बहस होता था कि भगत सिंह को मानते हो या माओ को मानते हो। तो हम लोग भाई हम भगत सिंह के फेवर में हमेशा रहते थे, भाई चाइनीज लोग को क्यों माने, माओ को क्यों माने हम लोग। उसी में कुछ लड़कों ने बोला कि सर भैया हम आपके साथ रहना चाहते हैं, जो वहां से हमको किसी तरह आप यहाँ ले आइए। अब आप उसकी टीम में तो जाएंगे नहीं, क्या भाई वो खतरे वाली बात है। तो उन लड़कों को धीरे धीरे समझाते समझाते 35 लड़के एक दिन में हथियार छोड़ के हमारे पास आए और हमने डीएमएसपी को बोला कि आत्मसमर्पण करवा दीजिए, सरकार की जो योजना है वो मिलेगी। मैंने कहा नहीं, जेल में तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो इनको फिर से मोटिवेट कर देंगे, आप इनको हमारे विश्वास पे छोड़िए और हम इनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे और ये वापस नहीं जाएंगे। उसमें अभी 1-2 नियोजित शिक्षक हो गया है और बाकी सब प्राइवेट नौकरी और सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और यही लोगों ने मिलकर खगड़िया में नक्सल मूवमेंट को खत्म किया। आज अगर खगड़िया के आसपास अगर नक्सली मूवमेंट नहीं है तो हमारा संगठन का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी दौरान 2010 में मेरी वाइफ गर्भ से हुई और वो अपने मायके चली गई। उसके बाद उनका वहां से शर्त होने लगा कि आप सारा चीज छोड़ के वापस दिल्ली चलिए या फिर हमारे पास आ जाइए। अब एक औरत के लिए पूरे समाज को नहीं छोड़ सकते ना। आपने देखा, और मैं दलित हूं या नहीं हूं एक मायने नहीं रखता, या मैं दलित नहीं हूं फिर भी वो तकलीफ जो लोगों को नहीं लगा, मुझे लगा कि ये आदमी जूठा क्यों उठा रहा है, किसी का मैला क्यों उठा रहा है और समाज में इसको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। मैं अगर सबने सबका रोजगार चुन लिया तो मेरा रोजगार है मैला उठाना, मैं रोजगार कर रहा हूं। आज भी लोग तो सफाई कर्मचारी है ना, सफाई करते ही हैं, लेकिन समाज में इज्जत वाली बात है ना, मान सम्मान वाली बात है कि उनको मान सम्मान कैसे मिलेगा। पानी मांगने से कोई भाग जा रहा है, छूने से कोई नहा रहा है, तो ये वाला चीज था कि बहुत बड़ा कोड है समाज के लिए, इसको हटाना है। तो मैंने बोला उसको कि आप आओ, साथ में रहेंगे। लेकिन आज 15 साल हो गया, उनको लगा कि शायद मैं नहीं बदलूंगा और मैं बदला भी नहीं, वो आई भी नहीं और एक रिलेशन ही ब्रेक हो गया। जब हमने फिर इनको लगा कि नहीं अब हमारे बच्चे धीरे धीरे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो एक टोला सेवक की जगह 3 टोला सेवक हो गया। उसके बाद कुछ बच्चे 10th पास करने लगे। फिर जो रविदास परिवार में था, हम लोगों ने जो बच्चे अंडा बेच रहा था उनको पॉलिटेक्निक करवाया, कुछ लोग बीटेक कर लिए। तो लगा कि नहीं अब सीढ़ियां बढ़ रही है। और मैंने ना शुरू से एक चीज सोचा था कि कल अगर मैं नहीं रहूं, कल मेरी हत्या हो जाए या मैं यहां से चला जाऊं, तो ये धराम से नहीं गिर जाए। ये संगठन मेरी बपौती नहीं है, संगठन संजीव का नहीं, संगठन इन लोगों का जिनके लिए हमने बनाया बहिष्कृत, उनका संगठन है और ये इसको चलाएं। और हमने पहले दिन से कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग पे ये काम किया, क्योंकि अपने को कोई फंडिंग नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। तो अगर हम कोई कार्यक्रम भी करेंगे तो चंदा करके करते थे, और चंदा भी करने वाले गांव के लोग और कार्यक्रम भी उनका होता था, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता था। हम सिर्फ उसको मॉनिटरिंग करना कि कैसे काम करना, कैसे नहीं करना है। तो हमने उस बेस पे इनको आगे बढ़ाया कि कल अगर मैं ना भी रहूं तो ये संगठन जीवित रहेगा, मेरी जगह कोई और आएगा, कोई और आएगा, कोई और आएगा, लेकिन उसी समाज के लोग होंगे इसमें। जब बीटेक वुटेक करके हमारे रविदास कम्युनिटी के लोग आने लगे, कुछ अभी 3-4 लड़के बंधन बैंक में हैं, तो गांव में एक माहौल बदलता गया और एक लिविंग स्टैंडर्ड बदलता गया कि हाँ, समाज में अब हम अनटचेबल, अगर हमको कोई डोमा कहता है तो हम उसको आंख दिखाते हैं कि डोमा हमको नहीं कहो। हाँ। फिर हमारे डोम परिवार में पहली मोटरसाइकिल आई, तो जो दूसरे समाज के लोग थे उनको बड़ा बुरा लगता था कि भाई ये मोटरसाइकिल पे घूमेगा, तो उसकी मोटरसाइकिल तोड़ दी गई। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर बना इंश्योरेंस से। फिर दूसरे आदमी ने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लिया। फिर मोबाइल का समय आया तो लोगों ने मोबाइल लेना शुरू कर दिया। डोम परिवार का बच्चा बीटेक करने चला गया, डोम परिवार का बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो लगा कि मेरी ताकत बढ़ रही है, मुझ में एक ताकत आ रहा है कि नहीं, अब मैं बोल सकता हूं कि इन 17 साल में आप देख लो समाज कहां से कहां गया। फिर जिन समुदाय से हम आते हैं, फिर जो हमारे दूसरे समुदाय थे जो कल तक इनका विरोध कर रहे थे, उनमें बदला नजरिया, और नजरिया ये बदला कि अब उनको भी लग रहा है कि नहीं, इनको सम्मान देना चाहिए और समाज इनका भी है, इनका भी घर है। जैसे अभी किसी गांव में फॉरवर्ड मुखिया बन जाता, उस गांव में दलित परिवार है, तो वो उस दलित परिवार के पास जाके पूछता है कि हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सिम्टम बदला है इन 17 साल में। करीब 5-6 जिले में आप कभी हम आपको सुल्तानगंज दिखाएंगे, सुल्तानगंज बहुत बुरा स्थिति था, लेकिन आज आप उनको देख के नहीं लगेगा कि ये डोम परिवार है। लोगों ने अपना घर बना लिया, गाड़ियां खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद लिए, काम अभी भी लाश जलाने का करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो बच्चे मैट्रिक पास कर गए हैं। अभी हमने 2 लड़कियों की शादी कराई, इसमें कोई बीएससी नर्सिंग कर रही है, कोई एएनएम कर रही है। तो ये परिवर्तन 17 सालों में हुआ है। उस 7 बच्चे जो स्कूल में इनरोलमेंट हो गया, जो 7 बच्चे टिक गए थे ना, वो मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ।
फिर क्या हुआ कि हर माँ बाप को लगा कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा। जन्म देने की जो प्रक्रिया सबकी एक है, तो जब हम एक ही सिम्टम से पैदा हो रहे तो फिर हम जातियां नहीं है, जातियां तो लोगों ने बना दिया है। तो जब तक हमारे देश में, समाज में ना जाति से लोगों को फायदा होगा ना, तब तक अनटचेबल रहेगा। और इसी के विरुद्ध मेरी लड़ाई है कि जातियों से हमको फायदा नहीं उठाना है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर पे हो। हम जिस दिन जाति से फायदा उठाने वाला सिम्टम को छोड़ देंगे ना, तो आप देखिएगा बगल वाला आदमी भी अनटचेबल नहीं कहलाएगा और बड़े सामने वाले को हम सवर्ण भी नहीं दिखेंगे, सवर्ण को कोई दलित भी नहीं दिखेगा। तो ये 17 साल का एक सफर है और ये कंटिन्यू चल रहा है। अभी भी हम चला ही रहे हैं, लेकिन बहुत खतरे होते हैं, बहुत तकलीफें होती है। लोग नहीं चाहते कि आप काम करें, आपको लोग रोकते हैं, आपको अवरोध करते हैं, लेकिन फिर भी संगठन मजबूत रहता है। संगठन जो कि मरता नहीं है, संगठन एक बार बनता है और वो कंटिन्यू चलता है। आप रहिए ना रहिए, संगठन चलता रहेगा। आज भी संगठन चलता है और चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और हमारी आखिरी तक, जब तक मेरे शरीर में, मैं तो पर्सनल अपने गारंटी ले सकता हूं कि जब तक मेरे में खून है, मैं उन्हीं के लिए समर्पित हूं। मेरे लिए सबसे खूबसूरत पहलू है वो डोम परिवार। लोग कहते हैं वो समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति है, मैं कहता हूं समाज का सबसे पहला व्यक्ति है। जन्म देने में भी उसी की हाथ है, नाभि जब तक नहीं कटेगा उसके हाथ से, तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। और जब तक उसके हाथ से अग्नि नहीं मिलेगा आपको, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। इस देश में अगर उसकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, तो आप भारत को विश्व गुरु बना लो, चाहे पूरे विश्व के पटल पे खड़ा कर दो। अगर एक कोना में कोई दलित पूस की रात में, ठंड की रात में कंबल ओढ़ के सड़क के किनारे सोया मिलेगा, तो फिर ये खूबसूरत देश नहीं कहलाएगा। अगर भारत को खूबसूरत बनाना है, तो जब आप संविधान की बात करते हो, एक संविधान एक देश, अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, तो मैं तो कहता हूं 1 नेशन 1 संविधान, एक देश एक आदमी, एक जैसा सबके साथ व्यवहार करो ना। हम काय किसी को बोले कि वो अछूत है, वो सवर्ण है, सब एक जैसा। जब आप एक जैसा वोट की बात कर रहे हो, एक जैसा इलेक्शन की बात कर रहे हो, तो समानता भी सबकी तरह हो। अगर संविधान में इक्वलिटी की बात है, तो सबको वो दर्जा मिलना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं, कोई उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ, और अगर कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा भी चाहूंगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।